हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हमें दो समस्याएं दे रखी हैं, उसमें से सबसे पहली समस्या है हमारे सामने, इसको हम पढ़ेंगे और इसे रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और इसको ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो देखते हैं कि इससे क्या रैखिक समीकरण युग्म बनते हैं। सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है और जो चीज हमें ज्ञात करनी हो, सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए हमें उन्हें मान लेना होता है कि उनकी संख्या ये है। तो यहाँ पर नहीं दिया तो सॉल्व करते हैं, आगे लड़के और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या हमें मालूम नहीं, हमने मान लिया कि x है लड़कियों की संख्या, तथा लड़कों की संख्या को हमने मान लिया है y। लड़कों की संख्या को मान लिया है y। क्वेश्चन में कहा गया था कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो पहली प्रतियोगिता में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो यहां पे हम समझते हैं 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया प्रतियोगिता में, विद्यार्थियों ने भाग लिया प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लिया। वो कितने विद्यार्थी थे? 10। जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया वो 10 विद्यार्थी थे। तो 10 विद्यार्थियों में क्या लड़के और लड़कियां ही होंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी है? x, और लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है y। दोनों की संख्या कितनी है हमारी? 10। यानी कि टोटल बच्चों ने जो भाग लिया था वो हो जाएंगे 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार, जो कि प्रश्न में आगे कहा गया उसके अनुसार बनाते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसे ये हमारी यहां से यहां तक एक समस्या होगी, यहां से दूसरी समस्या से इसका दूसरा समीकरण बनाते हैं। क्या बनेगा? बोला गया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो एक तरफ तो रख लो लड़कियों की संख्या और दूसरी साइड में रख लो यहां पर लड़कों की संख्या। हमने बराबर का साइन लगाया, इसका मतलब दोनों अभी बराबर है। सवाल में क्या कहा गया? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या अधिक है। अगर हम यहाँ पर लड़कियों की तरफ जोड़ दें 4 तो सीधी सी बात है पहले से अधिक है और ज्यादा हो जाएगी। तो हमें जोड़ना कितना है? जहां कम है संख्या, लड़कों की संख्या कम है तो इधर हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, y को आप इधर उठा ले आओगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस का y हो जाएगा इधर और बराबर में रह गया 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहां तक तो थी रैखिक समीकरण बनाने वाली बात, तो हमने यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण बना दिए हैं। रैखिक समीकरण बना दिए हैं और अब हमें क्या करना है? रैखिक समीकरणों को ग्राफिक विधि से हल करना है। तो हम लिख लें ग्राफिक विधि से, यहां पर लिख लेते हैं ग्राफिक विधि से हल करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है? समीकरण 1 और 2 से हमें एक छोटी सी टेबल बनानी होती है जहां पर x और y के दो बिंदुओं से तक मान निकालने होंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से बात कर लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर? समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास x प्लस y बराबर में 10। करना क्या है? मैंने कहा यहां पर आपको एक छोटी सी टेबल फिल करनी है। इसमें करना क्या है? x y यानी कि x और y के दो मान निकालने हैं। कैसे निकालने हैं यहां समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। कि यहां पर है x प्लस में y बराबर में 10। आप x का कुछ भी मान रखें तो y का मिल जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर y का वैल्यू रखा मान लो कि 5 रखा आपने बराबर में 10 और 5 को उधर ले जाओगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा? 5। यानी कि y का वैल्यू 5 रखने पर हमें x का भी कितना मिल जाएगा? 5। तो हम यहाँ लिखते हैं अगर हम
y का वैल्यू 5 रखेंगे तो x का भी कितना मिल जाएगा 5। हमें पूरा टेबल फिल करना है, तो एक बार हमने 5 रख दिया, दूसरी बार कुछ और नंबर रख देते हैं यहाँ पर y की जगह। अब की बार मैं 4 रख देता हूँ। अगर आप y का वैल्यू 4 रख दोगे और 4 को बराबर में ले जाओगे तो 10 माइनस का 4 x बराबर में कितना आ जाएगा 6। यानी कि y का मान यदि आप 4 रखते हो तो आपको x का मान मिल जाएगा 6। तो पहले वाले समीकरण से हमने टेबल तैयार कर ली है और अब चलते हैं सेकंड नंबर समीकरण पे, समीकरण नंबर 2, और इससे बनाते हैं हम टेबल। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस के y बराबर में 4। समीकरण 2 से भी आप एक ऐसी ही टेबल बना लोगे जिसमें x और y के दो बिंदुओं तक मान निकालने होंगे। चलते हैं यहां पर रखते हैं y का वैल्यू रखें कुछ। y का वैल्यू अगर आपने रख दिया यहां पर 1, y का वैल्यू अगर 1 रख दिया तो क्या होगा 1 उधर जाएगा और उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस का, और इसमें ऐड होने के बाद x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। यदि आप y का वैल्यू रखते हो 1 तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 5। इसी तरीके से एक बार वैल्यू और रख लें कुछ भी मान अपने हिसाब से। ऐसा रखना है कि हमें ग्राफ बनाते समय दिक्कत ना हो, छोटा ही मान रखेंगे अपने हिसाब से कुछ भी। तो यहाँ पर अब रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। अब की बार अगर मैं 2 रख लूं तो उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 6। अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 6। हमने दोनों के दोनों ही टेबल तैयार कर लिए यहाँ पर, और अब करते हैं हम ग्राफ बनाने की तैयारी। ग्राफ कैसे बनेगा, आइए ग्राफ बनाते हैं। इधर ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि हमें x अक्ष और y अक्ष दो रेखाएं खींचनी होंगी, तो यहाँ पर हम x अक्ष और y अक्ष दो रेखाएं खींच लेते हैं। ये हमने खींचा x अक्ष। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो भी नंबर्स हैं सभी के सभी प्लस वाले हैं, तो हमें प्लस वाली संख्याओं के लिए ग्राफ खींचना है, माइनस वाले अंकों के लिए नहीं खींचेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये हमने दो रेखाएं खींच ली है। इसमें ये वाला हमारा x अक्ष, ये x डैश, और ये वाला y अक्ष, और ये वाला आपका y डैश अक्ष। अब इस पे कर लेते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद हम खींचेंगे ग्राफ। नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ होगा हमारा मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारा नंबर क्या है 6 है, इससे बड़ा तो कोई नहीं, 7 तक नंबर कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप रख सकते हो माइनस का 1 और इधर भी, क्योंकि माइनस वाली कोई संख्या है ही नहीं तो माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इधर भी ध्यान रहे कि जो नंबरिंग कर रहे हैं वो सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तभी हमारा ग्राफ का सही आंसर निकलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर। अब बनाते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हम पहली वाली टेबल पे बात करेंगे। पहली वाली टेबल में क्या है, x का वैल्यू 5, तो x वाली लाइन पर हमको 5 ढूंढना है। x वाली लाइन कौन सी, ये यहाँ पर 5 हमें ये मिल गया। y वाली पर भी क्या ढूंढना है 5, तो y वाली पर कहाँ मिलेगा 5, ये मिल गया। करना क्या है, इन दोनों को डायरेक्ट नहीं मिलाना है। यहाँ से हमें इस तरीके से लंबवत एक रेखा खींचनी है, इस तरीके से। यहाँ इसको आप इस तरीके से यहाँ पर खींच लोगे। जैसे इसके पैरेलल आओगे फिर यहाँ से इस तरीके से ये लाइन। क्लियर। इस तरीके से डॉट डॉट करके लाइन खींच दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो बिंदु, वो होगा आपका 5,5। फिर दूसरा ढूंढते हैं बिंदु क्या है, x पर देखना है 6 और y पर देखना है 4। x वाली लाइन पर 6 ये गया, y वाली लाइन पर 4 ये गया। इसको भी ऐसे मिलाना है, यहाँ से इस तरीके से ऊर्ध्वाधर हमें एक इमेजिनरी लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से डॉट डॉट करके ये 4 के बराबर पे आ जाएंगे। वहीं से इस तरीके से इसको ऐसे खींच देंगे लाइन, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बिंदु मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 6,4। ये बिंदु जो मिला इसके निर्देशांक होंगे 6,4। क्लियर।
अब क्या करना है, हमने पहली टेबल से दोनों बिंदुओं को ढूंढ लिया है कि कौन सा बिंदु कहां पर है। इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है, इन दोनों को इस तरीके से दोनों को मिला देना। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है और ये किस समीकरण से बनाया था हमने, x प्लस वाई बराबर में 10। तो इस पर लिख देंगे, यह समीकरण है ना हमारा, वो है x प्लस वाई बराबर में 10 से बना है। क्लियर, आगे देखते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 की जो टेबल है वो ये है, x पर देखना है 5, तो x वाली लाइन पे आप जाओगे 5 तो यही है, y वाली पर 1, तो y वाली पे 1 कहां, ये क्या करना क्या है, इसको इस तरीके से हम इसकी पैरेलल रख लेंगे, यहाँ पर ऐसे इसकी पैरेलल रख लोगे आप और फिर इससे मिला रखने के बाद हम इसे सही तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर जो हमें ये पॉइंट मिलाना, इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे 5,1। x वाले को आप पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, x वाली लाइन पे 6 और y वाले पर 2, तो x वाली लाइन पर तो 6 ये गया और y वाली लाइन पर 2, y वाली लाइन पर 2 ये गया। इसको भी इसी तरीके से यहाँ पर मैच करना है। तो पैरेलल रखने के बाद बिल्कुल इस तरीके से समांतर रख लेंगे और रखने के बाद इमेजिनरी लाइन इस तरीके से डॉट डॉट करके खींचेंगे और यहाँ पर ये मिल जाएगा, यहीं पर मिला, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु मिला इसके निर्देशांक हैं 6,2, तो यहाँ लिख देंगे 6,2, ठीक है। तो अब करना क्या है कि जो दो बिंदु हमने दूसरी वाली टेबल से ढूंढे उन दोनों को मिला दें, दोनों को मिला देते हैं। भली भांति अब आप दोनों को मिलाओगे ना, इस तरीके से सही तरीके से रखकर आप दोनों को मिला, ये मिला दिया आपने और मिलाने के बाद आप लिख दोगे किस समीकरण से बनाया था, x माइनस के y बराबर में 4। तो इस समीकरण का नाम आप लिख सकते हो इस पर x माइनस y बराबर में 4। अब यहाँ पर जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मैंने बताया था जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहीं पर मिल जाता है हमें हल। क्या हल मिला, आप क्या करोगे, यहां से जहां पर ये बिंदु यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, वहां से इस तरीके से आप लंबत लाइन खींच के लाओगे, ये कहां पर आ रही है 7 पे, और यहां से इधर खींच के ले जाओगे तो ये कहां पे आ रही है, ये आपको आगे मिलेगी 3 पर। तो इस समस्या का जो हल निकला वो यहाँ निकलेगा, इस बिंदु पर वो निकलेगा। पहले हम 7 लिखेंगे फिर लिख देंगे इधर वाला 3, यानी कि हम जानते हैं पहले वाले को x बोलते हैं और दूसरे वाले को y। जो x आया है वो हमने माना था लड़कियों की संख्या और y आया है वो क्या है, लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देंगे अतः लड़कियों की संख्या जो आ गई है वो आ गई है 7 तथा लड़कों की जो संख्या आई है वो आ गई आपकी 3। आ चुके हैं लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। चेक करते हैं कि सही आंसर या गलत है। तो हमें पहला समीकरण था कि x प्लस में y बराबर में 10, दोनों समीकरणों में रख के देख लो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो विद्यार्थी टोटल कितने थे 10, तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पर रख दोगे 7, यहाँ पर रख दोगे आप 3, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। दूसरे में रख के चेक कर सकते हो, क्या कहा था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या है आपके पास 7 और लड़कों की संख्या है 4, वैसे ही आपको दिख रहा है कि 4 अधिक है। तो यहाँ तक था हमारे इस पहली वाली समस्या का हल जो कि हम निकाल चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड नंबर समस्या इसकी क्या है और उसको हम रैखिक समीकरण बनाने के बाद हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो कि क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पर हमें समस्या दे रखी है, इस समस्या में हमें पेंसिल और कलमों के मूल्य के बारे में दिया गया है। यहाँ पर कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए और एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा गया है। मैंने कहा था जब भी ऐसी समस्याएं दे रखी हो तो आप लास्ट में जाओगे क्वेश्चन के और पूछा क्या है उस चीज को मान लोगे। पूछा है पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य, यही मान लीजिए आप। यहां लिखोगे माना एक पेंसिल का मूल्य
आपने एक पेंसिल का मूल्य लिख लिया यहां पर x रुपए, ठीक है। इसी तरीके से लिख लोगे तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हो जाएगा मान लिया आपने 22 रुपए, ठीक है। पेंसिल और कलम दोनों का ही मूल्य आपने मान लिया है x रुपए और 22 रुपए। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्या कह रहा है। लिखेंगे यहां प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है फर्स्ट केस, हम पहला केस लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में ये क्या कह रहा है, पहला केस 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य यदि x रुपए है तो 5 का कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 5 से तो हो जाएगा 5x। तो मैंने लिख दिया यहां पर 5। एक पेंसिल, एक कलम का मूल्य यदि 22 रुपए है तो 7 का कितना हो जाएगा 7 यानी कि 7 और दोनों का जो कुल मिलाकर टोटल जो मूल्य है हमारा खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है 50 रुपए। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट केस का समीकरण 5x + 7y बराबर में 50। आते हैं हम अपने दूसरे नंबर पे, सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या कहना है, पहली स्थिति हमने पहली स्थिति समीकरण बना चुके हैं, दूसरी स्थिति से बनाते हैं। दूसरा केस क्या है, जब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, ठीक है। अब की बार कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, 7 पेंसिल खरीद रहा है 5 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 का हो जाएगा 7x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 कलमों का हो जाएगा 5y बराबर में 46 रुपए। तो यहां पर हम दोनों ही रैखिक समीकरण बना चुके हैं और इनसे अब हमें करना क्या है, ग्राफी विधि से इनका हल ज्ञात करना है कि एक पेंसिल और कलम का मूल्य क्या होगा। तो आइए यहां पर हम लिख लेते हैं ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि के लिए आप जानते हो टेबल बनाना होता है, ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से आगे हम करते हैं, एक एक समीकरण से दोनों का टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा है हमारे सामने, समीकरण 1 ये है 5x + 7y बराबर में 50। दूसरा है पहले वाले से बना लेते हैं इसे टेबल, हम पहला ही टेबल बना लेते हैं यहां पर। x और y दो बिंदुओं तक मान निकाल लो, दो निशान, जिससे हम ग्राफ पर दिखा पाए, ठीक है। तो आगे निकालते हैं इसका। यहां पर अगर हम x और y, यहां पर y का वैल्यू कुछ रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कैसे मिलता है, ठीक है। तो यहां पर हम रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पर y का वैल्यू रख दें 5, ऐसा वैल्यू रखो जिससे कि कोई भी आपका बिंदु पॉइंट में ना आए ना बट्टे में आए, जिससे कि आपको संख्या रेखा वो बनाते समय यानी ग्राफ बनाते समय समस्या नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पर y का वैल्यू यदि आप 5 रख लो तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा। रख के दिखाते हैं 5x + 7, यहाँ पर y का वैल्यू रख दिया आपने 5, तो ये हो जाएगा आपका 5x, दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा 35 बराबर में 50, ठीक है। क्या करना है, 35 को उधर ले जाओगे तो 5x बराबर में 35 माइनस का हो जाएगा और 50 में से घटाने पर 15, 5 से ये कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना आया 3। जब आपने y का वैल्यू 5 रखा यानी कि 5 रखा तो आपको x का वैल्यू 3 मिलेगा। क्लियर, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट तक रख के देख लेंगे, दूसरा दो बिंदुओं को निकालना है हमको। और क्या रख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू x y का वैल्यू कुछ रखो जिससे कि x का वैल्यू और मिल जाए, ठीक है। अब की बार मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 0, क्योंकि जितना छोटा मान रखोगे आप उतना ही छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैंने अगर यहाँ पर रख दिया 0, यहाँ पर y का वैल्यू रख दिया 0, तो होगा क्या, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 5x + 0 बराबर में 50, यानी कि 5x बराबर में 50। 5 से ये कैंसिल तो x बराबर में आ जाएगा 10। क्लियर। तो जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो ये हमें मिल गया 10, ठीक है। तो यहां पर हम पहले समीकरण से टेबल तैयार कर चुके हैं जिसे हमको ग्राफ बनाना होगा।
आते हैं समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से बनाते हैं टेबल इसी तरीके का। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे सामने 7x प्लस 5y बराबर में 46। इससे भी आपको ऐसा ही एक छोटा सा टेबल तैयार करना है जिसमें x और y के दो मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो रखिए कुछ y का वैल्यू अगर हमने यहाँ पर रख दिया, y का वैल्यू अगर हमने रख दिया 5, तो 5 का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई होने पर दोनों का 5 रखा है, अगर y का वैल्यू 5 रख दिया, y का वैल्यू हमने 5 रख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा 25। 7x प्लस 25 बराबर में 46, और जब इधर जाएगा ये माइनस होने के लिए, तो आपका 7x बराबर में 46 माइनस का 25, यानी कि कितना बन जाएगा 21। 7 से ये कैंसिल, तो x बराबर में आ जाएगा आपका 3। जब आप y का वैल्यू 5 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल जाता है 3, ठीक है। y का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो यहां तक हो गया। एक और पॉइंट, एक और कोई रख लेते हैं बिंदु जिससे कि हमें दूसरा मान मिल जाए। यहाँ पर y का मान एक और रख लेते हैं, तो एक मान दूसरा रख ले यहाँ पर हम, अगर माइनस का 2, क्योंकि माइनस के 2 रखने पर क्या होगा देखिए, माइनस का 2 यदि यहाँ पर हमने रख दिया माइनस का 2, तो माइनस के 2 से जब मल्टीप्लाई होगा इधर तो हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस के 10 को जब इधर ले जाओगे, माइनस के 10 को जब इधर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस का। तो क्या होगा यहाँ पर समझें, 7x बराबर में जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 56 यानी कि 56, और 7 से कट जाएगा, x बराबर में आ जाएगा 8। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पर? यहाँ पर हमने y का वैल्यू माइनस के 2 रखा है, इसलिए क्योंकि बराबर में जाने पर एक ऐसी संख्या मिल जाएगी 7 से कट जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि माइनस के 2 रखा, माइनस के 2 रखने पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 10 आ गया, और माइनस के 10 को जब बराबर में ले गए 46 के इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस। दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 56, और 7 से कट जाएगा तो 8, यानी कि हमें x का वैल्यू मिल जाता है 8 जब हम y का वैल्यू कितना रखते माइनस के 2। जब y का वैल्यू माइनस के 2 रखा तो x का वैल्यू मिल जाएगा 8। यहाँ तक था हमारा टेबल बनाने वाला कार्य, जो कि आपको सही तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे हम कि कोई टेबल कैसे बनाएंगे और हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो आगे देख लेते हैं, ग्राफ खींचकर इसका हल निकालते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें खींचना होगा x अक्ष और y अक्ष, और उनसे पहले भी हम देखेंगे अपना टेबल। टेबल में अधिक से अधिक हमें क्या लिखना है 10, और माइनस वाला 2। तो हम माइनस वाला कौन किस पर है, y वाले पर, तो y वाले पर हम क्या करेंगे, माइनस वाला जो रेखा है उसको बढ़ा देंगे, और नहीं x वाले को नहीं बढ़ाएंगे, जरूरत ही नहीं है माइनस वाली संख्याओं की। तो रखते हैं, यहाँ पर हम खींच लेते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए सबसे पहले तो एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ये हमने ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी, और दूसरी आप खींचोगे एक क्षैतिज लाइन, ठीक है। ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन दोनों ही खींच लोगे। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है इनकी, ऐसे बढ़ा, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं यहाँ पर हम क्षैतिज लाइन। क्लियर? तो यहां तक हम बना चुके हैं, इसको आगे करते हैं। x अक्ष और y अक्ष खींच लोगे तो ये वाली जो लाइन होती है वो होती है x अक्ष, और ये होती है y अक्ष। इसको बोलेंगे आप x डैश, और इसको बोलेंगे y डैश। अब कर लेते हैं इसमें नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए मैंने कहा है कि सेम डिस्टेंस पे करना होता है। यहां पर ये होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ही करना है, क्योंकि हमारा जो लास्ट अंक है वो 10 ही है। आगे समझे इधर माइनस वाला भी डिजिट है, तो इधर -1 और -2, क्योंकि माइनस के 2 तक है तो 2 तक लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाए इधर, तो यहाँ लिखेंगे सेम डिस्टेंस पे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर आप माइनस वाले नंबर लिख दोगे, -1 और -2। अब हम टेबल की सहायता से बनाते हैं ग्राफ।
तो टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग समझने की कोशिश करें। पहला टेबल है x वाले पर 3 देखना है और y वाले पर 5। x वाले पर 3 और y वाले पर 5। x वाली लाइन कौन सी है? x वाली लाइन पे हमें क्या देखना है? x वाली पर 3, तो x वाली लाइन पर 3 मुझे ये मिल गया और y वाली पर 5, तो y वाली लाइन है ये और यहाँ पर मिल जाएगा 5। करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से स्केल रखोगे। स्केल रखने के बाद आप इस तरीके से दोबारा एक इमेजिनरी लाइन खींच दोगे और इधर से ऐसे जहां पर ये दोनों टकराएंगे यहीं पर हमारा ये बिंदु मिल जाएगा और जिसके निर्देशांक हो जाएंगे x वाला पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में, यानी कि 3,5। क्लियर? दूसरा देखते हैं x वाले पर 10 और y वाले पर 0। तो x वाली लाइन है ये और इस वाली लाइन पर मुझे देखना है 10, तो 10 तो ये मिल गया। y वाली पर देखना है 0, तो y हो चाहे x हो 0 तो हमेशा यहीं रहता है। तो आप जब इस लाइन को मिलाने की कोशिश करोगे यानी कि ढूंढोगे तो ये यहीं पर मिलेगी। कहने का मतलब आपको x वाली पर 10 दूरी चलनी है और y वाले पर 0, तो हम यहाँ से चल के गए x पे 10, y वाले पे तो चलना ही नहीं क्योंकि वो तो 0 है। तो हमारा बिंदु मिला वो यहाँ मिल जाएगा और इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 10, 0 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 10, 0। क्लियर? अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं पर इस तरीके से स्केल रखकर इनको सीधा एक रेखा से मिला देना। मिलाने पर हम यहाँ ये इस तरीके से मिला देंगे और किस समीकरण से आपने ये रेखा खींची है? 5x + 7y बराबर में 50। तो यहाँ पर लिख देंगे 5x + 7y बराबर में 50। ठीक है, दूसरी वाली टेबल से बनाते हैं अभी। x वाले पर 3 और y वाले पर 5। x वाली लाइन पर 3 और y वाली पर 5, तो y वाली पर 5, ये तो सेम बिंदु मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो x वाली पर 3 चाहिए था, ये क्या? y वाली पर 5 चाहिए था, तो 5 ये क्या? दोनों को मिलाएंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, x वाले पर 8 और y वाले पर माइनस कर दो। x वाले पर 8, तो 8 तो आपका ये गया और y वाले पर माइनस का 2। y वाले पर क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का 2 चाहिए तो आपको माइनस का 2 ये गया। क्लियर? करना क्या है, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। वो भी कैसे? यहां पर इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचेंगे, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा और खींचने के बाद 2 के बराबर में जो आया वहां से हम इस तरीके से डॉट डॉट करके लाइन से इसको मिला देंगे। मिलाने पर जो बिंदु यहाँ पर मिलता है वही हो जाएगा हमारा निशान 8, -2। 8, -2। करना क्या है, अभी इस वाली टेबल में जो पहला बिंदु ढूंढा था तो वो तो हमें यही मिला था 3, 5 और दूसरा वो है 8, 2। ये कहां पर है? ये गया। इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना। इन दोनों बिंदुओं पर इस तरीके से स्केल रखोगे और स्केल रखने के बाद आप जैसे ही इनको मिलाओगे, मिलाने पर हमें क्या दिखता है कि यहाँ से ये 2 लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं। कहां पे काट रही हैं? इस बिंदु पर। पहले तो क्या करोगे, इस लाइन से आपने समीकरण बनाया, उस समीकरण को लिख दोगे इस पर। किससे बनाया है? 7x + 5y बराबर में 46। अब देखते हैं यहां पर ये दोनों लाइन है ना वो यहां काट रही हैं। किस पर काट रही हैं? वो है हमारा 3, 5 पर। तो 3 तो है हमारा यहाँ x और ये है y। और x क्या माना था हमने सवाल में? x माना था एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और तथा एक कलम का मूल्य y। तो जो x है वो आ जाएगा एक पेंसिल का मूल्य और जो y है वो आ जाएगा आपका कलम का मूल्य। तो लिख देते हैं यहां पर, अतः एक पेंसिल का मूल्य जो कि आपने x माना था और x का वैल्यू आपका कितना आया? 3। तो यहां पर लिख देंगे पेंसिल का मूल्य 3 हो जाएगा तथा एक कलम का मूल्य तो एक कलम का मूल्य आएगा वो आ जाएगा आपका 22 है और 22 कितना आया है? 5। तो यहां तक था इस पहले वाले क्वेश्चन की 2 समस्या विधि से हल करके बताया किस तरीके से ग्राफिक विधि से हम किसी भी 2 चर वाले रेखीय समीकरण का हल निकाल सकते हैं। तो हल निकालने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि अनुपात a/में
A1 अपॉन में A2 और V1 अपॉन में V2 और C1 अपॉन में C2 की तुलना कर कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद करती हैं और समांतर हैं या फिर अथवा संपाती हैं। तो यहाँ पर हमने रेखाओं के बारे में बताया था कि कब रेखाएं संपाती होती हैं, कब समांतर होती हैं और कब प्रच्छेदी होती हैं। इसका मैंने जो इससे पिछला वीडियो जो इंट्रो वाला बनाया था, फर्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 का, उसमें मैं बात कर चुका हूं इन चीजों के बारे में कि कब रेखाएं प्रच्छेदी होती हैं, कब संपाती होती हैं और कब समांतर होती हैं। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने उसमें बताया था, पूरा का पूरा इंट्रो वीडियो था, उसमें आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर भी मैं इन चीजों को समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हैं, 3 समीकरण ये दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में हमको यही चीज ज्ञात करनी है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, संपाती या फिर प्रच्छेद। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में 2 समीकरण दे रखे हैं हमारे पास, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0, 7x प्लस 6y बराबर 6 माइनस 9 बराबर में 0। 2 समीकरण हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी इन समीकरणों को हमें देखना हो कि रेखाएं हमारी प्रच्छेदी हैं, समांतर है या संपाती हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमें दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करनी होगी, जिससे हम A1, A2, V1, V2 और C1, C2 की वैल्यू निकाल पाए। तो मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण A1x प्लस V1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस V1y प्लस C2 बराबर में 0 से करने पर। तो यहाँ पर आप तुलना करोगे तब आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी सभी जो आप निकालना चाहते हो। A1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू और C1 का वैल्यू। इसी तरीके से आपके पास A2, V2 और C2, ये तीनों के तीनों वैल्यू मिल जाएंगी, फिर आप कर सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मान निकालने की कोशिश करते हैं। A1 का वैल्यू क्या होगा, जो कि x का गुणांक है। x का गुणांक समीकरण नंबर 1 में क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5। y का गुणांक V1, y का गुणांक V1 यानी कि माइनस का 4, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4। C1 जो अकेला लिखा है सेपरेट, जिसके साथ कुछ नहीं है, वो है 8। समीकरण नंबर 1 से आपने ये निकाल लिया। समीकरण नंबर 2 में आ जाए। x का गुणांक है 7, y का गुणांक है 6 और अकेला जो लिखा है वो 9 है, क्या है, माइनस के 9, जो कि माइनस के 9। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया। अब लेते हैं अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करते हैं। जब तुलना करोगे तो तुलना करने पर क्या होगा, यहां पर A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2, V1 अपॉन में V2 और C1 अपॉन में C2। वैल्यू रखते हैं सभी की। यहां पर आप A1 और A2 का वैल्यू रखोगे। A1 कितना है, 5 अपॉन में 7। V1 अपॉन में V2 क्या है, माइनस के 4 अपॉन में 6। C1 और C2 को तो देखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो ये बराबर है ही नहीं, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर मालूम है कि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन में B2 के, तब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रच्छेदी होती हैं। तो यहाँ पर हमें 2 अनुपात जो मिल चुके हैं, जो हमें चाहिए, तो आपने यहाँ पर तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद आपको मिला कि A1 अपॉन में A2 और V1 अपॉन में V2, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये बराबर नहीं है क्योंकि आप जानते हो यहाँ है कितना, 5 अपॉन में 7, तो आप इसका वैल्यू रखोगे 5 अपॉन में 7, और यहाँ है माइनस के 4 अपॉन में 6। कोई भी प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो आप लिख दोगे अतः इस यहाँ पर जो समीकरण है, जो समीकरण युग्म है, उसकी जो रेखाएं होंगी कैसा होगा, रेखाओं का निरूपण होगा वो कैसा हो जाएगा, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रच्छेदी हो जाएंगी। लिखोगे समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रच्छेदी होंगी। बस हमें इतना ही पूछा गया है कि रेखाएं कैसी थी, प्रच्छेदी, तो हमने बता दिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यानी ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समीकरणों को आपको व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करनी है। तुलना करने के बाद a1x a1 b1 c2 के वैल्यू निकालने के बाद वही काम कर देंगे जो पहले किया था पिछले क्वेश्चन में। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है ये आपके सामने लिखा है और मैं पिछले क्वेश्चन में बता भी चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी a1 क्या होगा, जो x का गुणांक है पहले समीकरण में क्या है 9, v1 है जो y का गुणांक है, y का गुणांक है 3, और c1 तो जो सेपरेट लिखा हुआ है अकेला वो है 12। इसी प्रकार समीकरण 2 से तुलना कर दोगे इस दूसरे वाले की x2 यानी कि a2 का वैल्यू निकालना, तो x का गुणांक कितना है 18, y का गुणांक v2, y का गुणांक v2 योग कितना है 6, और c2 कितना है ये c2 है आपका 20। यहां पर हम निकाल चुके, लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना। जब आप अनुपातों की तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर कि कैसी रेखा है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। रखते हैं इनका वैल्यू, तो आप वैल्यू रखोगे यहां पर a1 अपॉन में a2 का वैल्यू रखोगे यानी 9 अपॉन में 18, इससे इसको कैंसिल कर सकते हो तो 1 बटे में तो लिख जाएगा। क्लियर। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 तो कितना है 3 अपॉन में 6, इससे ये कैंसिल तो ये भी हो जाएगा 1 बटे में 2। c1 और c2 का वैल्यू रख दो 12 बटे में 24, 12 1 में 12, 12 2 में 24 यानी 1 बटे में 2। यहाँ पर क्या हुआ कि तीनों के तीनों अनुपात ही हमारे 1 बटे 2 के बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1 अपॉन में a2 बराबर है v1 अपॉन में v2 बराबर है c1 अपॉन में c2, यानी कि ये तीनों के तीनों अनुपात हमारे 1 बटे 2 के बराबर है। और ऐसी कंडीशन में जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती। तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी। तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरीके से रेखाएं समपाती होती हैं। अब आइए देखते थर्ड पार्ट में क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 दिया है। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में 0, और ये समीकरण नंबर 2 समीकरण है। इसकी भी व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो लिखा है समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर, तो कर देते हैं तुलना करने के बाद हमें पता है कि a1 a2 के मान निकालने हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप a1 का वैल्यू निकालोगे तो वह होता है समीकरण नंबर 1 से निकाला जाएगा, तो x का गुणांक कितना है 6, तो 6 लिख दिया। b1 होता है y का गुणांक, y का गुणांक कितना है माइनस का 3, तो माइनस के 3। c1 चाहिए तो c1 कितना है 10, वो प्लस का है तो 10 लिख दोगे। क्लियर। आगे समझते हैं a2 चाहिए तो x का गुणांक 2, v2 चाहिए तो y का गुणांक, y का गुणांक क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 1, यानी कि माइनस का 1। c2 कितना है, c2 है आपका 9, तो यहां पर आप निकाल चुके हो। अब कर दोगे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। जब अनुपातों की तुलना करते हैं तो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 तुलना कर लेते हैं। वैल्यू रखो इनकी, a1 और a2 का वैल्यू ये कितना है 6 अपॉन में 2, 6 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 3। ये आपका माइनस के 3 अपॉन में माइनस के 1, माइनस से माइनस खत्म, 1 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही इधर ये आपका 10 अपॉन में 9 जो कि यही रहने वाला है। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर जब अनुपातों की तुलना की तो हमें क्या मिला, अनुपातों की तुलना करने पर जो मिला वो मिला a1 अपॉन में a2
A1 अपॉन में A2 बराबर आया है V1 अपॉन में V2 ये भी 3 ये भी 3, तो आप लिखोगे V1 अपॉन में V2 के बराबर है, और बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2, ये नहीं है बराबर, ये दोनों बराबर देख रहे हैं आपको 3 और 3 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जब A1 अपॉन में A2 बराबर हो V1 अपॉन में V2 के, और बराबर नहीं हो C1 अपॉन में C2 के, इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, सॉरी समांतर होती हैं। तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। रेखाएं कैसी होंगी और कब होंगी, समांतर कब होंगी, संपाती कब होंगी, प्रतिच्छेदी कब होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, अनुपातों की तुलना करनी है। यहाँ पर अनुपात A1 अपॉन में A2, V1 अपॉन में V2 और C1 अपॉन में C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत। संगत युग्म क्या होते हैं, असंगत युग्म क्या होते हैं, इनके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने डीपली बताया है, ठीक है। और नहीं आपने देखा वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप समझ जाओगे चीजों को। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2 हमारे रैखिक समीकरण दे रखे हैं, पहला और दूसरा। करना क्या है, अनुपातों की तुलना करनी है। तो व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने के बाद A1 A2 V1 V2 C1 C2 के मान निकालने पड़ेंगे, तो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तुलना की, समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर, तो A1 का वैल्यू क्या होगा, x का गुणांक है वही A1, तो x का गुणांक है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 3। V1 क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक है 2, और C1 जो अकेला लिखा है 5। x का गुणांक दूसरे वाले समीकरण में वही है A2, y का गुणांक माइनस के 3, और जो अकेला लिखा है वो है 7। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना A1 अपॉन में A2, V1 अपॉन में V2, C1 अपॉन में C2। रखते हैं यहां पर अनुपातों को। A1 अपॉन में A2 क्या है, वो है 3 अपॉन में 2, V1 अपॉन में V2 यानी कि 2 अपॉन में माइनस का 3, और आपका ये है 5 अपॉन में 7। तो हम सबसे पहले A1 अपॉन में A2 और V1 अपॉन में V2 की तुलना करके चेक करते हैं क्या बराबर है। तो यहां पर आप चेक करोगे कि A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 जो कि है 3/2, जो कि है आपके सामने 3/2, और V1 अपॉन में V2 है 2/3। तो मैं कहूं कि क्या A1 अपॉन में A2 और V1 अपॉन में V2 बराबर हो सकते हैं? कोई भी प्लस वाली संख्या क्या माइनस वाली संख्या के बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये बराबर नहीं है। कि चूंकि ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, रैखिक समीकरण युग्म जब A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होता V1 अपॉन में V2, रेखाएं तो प्रतिच्छेदी होती हैं, लेकिन निकाय कैसा होता है, संगत। तो युग्म कैसा हो जाएगा हमारा, संगत होगा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट क्या है, आइए समझते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2x माइनस 3y बराबर में 8 और 4x माइनस 6y बराबर में 9। दो समीकरण है सेकंड पार्ट में। करना क्या है, वही चीज संगत और असंगत बताना है। तो सबके लिए आपको पता है अनुपातों की तुलना करनी होगी, तो हम अनुपातों की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 से अनुपात व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद A1 A2 के मान निकालते हैं। तो यहाँ पर मान निकालोगे, A1 का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक, समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक होगा वो A1 हो जाएगा। तो कितना है 2, y का गुणांक V1 यानी कि माइनस की 3, C1 क्या है, C1 है आपका ये 8 जो अकेला रखा है अचर पर।
a2 का वैल्यू निकालोगे, a2 क्या है, x का गुणांक 4, v2 y का गुणांक -6, c2 आपका दे रखा है 9। अनुपातों की तुलना कर दोगे, अनुपातों की तुलना करने पर तो a1/a2 यानी कि 2/4, ये 2 रख दिया, ये 4 रख दिया, ये कितना है -3/6, क्योंकि v1 का वैल्यू -3 और v2 का वैल्यू -6। आगे रख दो इसको, c1 है आपका 8 और c2 है आपका 9। 4 से ये कैंसिल तो 1/2, माइनस से माइनस खत्म और ये भी खत्म, तो ये जाएगा 1/2 और यही रहेगा। यहां पर हमें पता चलता है कि a1/a2 और v1/v2 बराबर है एक दूसरे के 1/2। a1/a2 चूंकि a1/a2 बराबर है v1/v2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, c1/c2 के बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जहां पर a1/a2 बराबर हो v1/v2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, रेखाएं तो समांतर होती हैं लेकिन निकाय असंगत होते हैं। तो ये बात यहां तक क्लियर है, निकाय कैसा होगा, असंगत। तो आप लिख दोगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत होगा। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। समीकरण नंबर 1, 9x माइनस 10y बराबर में 14 दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण हैं, दो रैखिक समीकरण हैं और इनका भी हमें संगत और असंगत बताना है। तो व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कर दोगे, यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर, तो यहाँ पर तुलना करते हैं और a1 a2 v1 v2 c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू x का गुणांक, तो x का गुणांक है 3/2। v1 क्या है, y1 का गुणांक, y का गुणांक, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। c1 जो अकेला लिखा है सेपरेट 7। इसी प्रकार व्यापक वर्ग समीकरण की सेकंड वाले से तुलना करोगे तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 9, v2 का वैल्यू हो जाएगा -10 और c2 हो जाएगा आपका 14 यानी कि 14। ये हो गया। यहां पर अनुपातों कर लो तुलना, a1/a2 रख दो 3/2/9। क्या करोगे, यहाँ पर 3/2 है, 9/2 कुछ नहीं, 1 रख दोगे, ऊपर वाले का लास्ट वाले से गुणा, बीच वाले का बीच वाले से। 3 का गुणा 1 से करोगे तो आएगा 3 और 9 का से करोगे तो 18, 1 से 1 कैंसिल तो 1/6। चलिए यहां करोगे 5/3 और कितना है माइनस का 10। 5/3 है, आप 10/1 रख दें तो इसका से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5 और इसका से करेंगे तो -30। 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1/6। ठीक है, समीकरण सही लिखा है हमने, क्या देख लेंगे, समीकरण बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 1/6, लेकिन यहाँ पर ये -10 था तो ये माइनस के ही आएगा, ये माइनस का ही आएगा, ये 1/6 प्लस का है और ये माइनस का है। बात कर लें इसकी, तो ये क्या है हमारा 7/2 तो ये कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। तो हमें पता चलता है चूंकि a1/a2 और v1/v2 बराबर है, क्या 1/6 और 1/6 बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर ये प्लस है और ये माइनस, और प्लस और माइनस की संख्याएं तो कैसे बराबर हो सकती हैं। तो आप लिखोगे a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2 के, ये v1/v2 के बराबर नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हो रैखिक समीकरण युग्म। कैसे हैं, जब ये पहले दूसरे बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं हो v1/v2 के, तो रेखाएं प्रच्छेदी और निकाय कैसा होगा,
संगत। तो आप लिख दोगे निकाय कैसा हो जाएगा इसका, यानी युग्म होंगे हमारे संगत होगा। तो यहां तक हो गया यह हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं फोर्थ वाले। ये फोर्थ पार्ट समझ लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है इसका, तो 5x माइनस 3y बराबर में 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर में माइनस के 22 इन 22। दो समीकरण दे रखे हैं, संगत असंगत बताना है, सेम व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करना है। तो कर देते हैं। व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर तो a1 a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1 का वैल्यू क्या होगा, x का गुणांक यानी कि 5, v1 का वैल्यू y का गुणांक यानी कि माइनस के 3, c1 का वैल्यू जो कि अकेला लिखा हुआ है सेपरेट वो है 11, a2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 10, v2 निकालोगे तो 6 और आप c2 निकालोगे तो माइनस का 22। अब क्या करना है, अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करने पर तो कर देते हैं तुलना। यहाँ पर a1 और a2 का वैल्यू रख दो, 5 बटे में माइनस के 10, 5 से 5 खत्म तो 1 बटे में माइनस का 2। ठीक है, इस वाले को समझ लेते हैं। माइनस के 3 बटे में 6, v1 का वैल्यू माइनस के 3, v2 का वैल्यू 6, 3 से 3 खत्म तो 1 बटे में 2, माइनस का 3 है तो ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, करते हैं इस वाले को। 11 बटे में माइनस के 22, 11 1 11 11 दूनी 22 तो माइनस के 1 बटे में 2। तीनों का तीनों ही आ रहा है 1 बटे में 2, 1 बटे में 2, 1 बटे में 2, वो भी माइनस माइनस माइनस, तीनों के तीनों ही बराबर है। तो लिख सकते हैं चूंकि a1 अपॉन में a2 बराबर है v1 अपॉन में v2 के बराबर है c1 अपॉन में c2 के, जब तीनों के तीनों अनुपात ही बराबर हो जाएं, a1 अपॉन में a2 बराबर हो v1 अपॉन में v2 बराबर हो c1 अपॉन में c2 के, ऐसी कंडीशन में रेखाएं संपाती और निकाय संगत होता है। तो आप लिख दोगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का। लास्ट आइए फिफ्थ वाला, इसको समझते हैं। दो समीकरण दे रखे हैं, 4 बटे में 3x प्लस 2y बराबर में 8, 2x प्लस 3y बराबर में 12। करना क्या है, संगत असंगत बताना है। तो आपको सर्वप्रथम पहला काम समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर और a1 a2 के v1 v2 c1 c2 के मान निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, तुलना करोगे तो x का गुणांक है a1, तो x का गुणांक 4 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 3। v1 का वैल्यू चाहिए तो y का गुणांक है, y का गुणांक 2, तो ये मिल जाएगा 2। c1 चाहिए, जो सेपरेट लिखा है वो c1 है, अलग लिखा है, जिसे हम अचर राशि कहते हैं, तो वो हो गया 8। a2 है हमारा x का गुणांक, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक a2 यहां पर 2 ही दे रखा है। y का गुणांक v2 है, y का गुणांक v2 यानी कि 3, और c2 है आपका जो अकेला लिखा है अचर राशि कितना है 12। ठीक है, तो यहां पर आप करते हैं अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना कर दें, जो हमसे कहा गया a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, तीनों की तुलना कर देते हैं। a1 अपॉन में a2 यानी कि 4 बटे में 3 के बटे में 2, 4 के बटे में 3 है, 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 रख लो, लास्ट वाले का लास्ट वाले, बीच वाले से बीच वाले का गुणा, तो 4 का 1 से गुणा करोगे 4, इसका इससे करोगे हो जाएगा 6, 2 से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो, यानी कि 2 बटे में 3। कर लेते b वाला, तो b वाले में क्या है, v1 का वैल्यू है 2 और v2 का वैल्यू है 3, तो ये कितना आ गया 2 बटे में 3। c1 और c2 भी चेक कर लेते हैं, 8, c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है 12, 4 से काट दो 2 बार, 4 से 3 बार, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 बटे 3, 2 बटे 3, 2 बटे 3, यानी कि तीनों के तीनों अनुपात बराबर है। तो हम कह सकते हैं चूंकि a1 अपॉन में a2 बराबर है v1 अपॉन में v2 के बराबर है c1 अपॉन में c2, जब तीनों के तीनों अनुपात ही बराबर हों, ऐसी कंडीशन में रेखाएं संपाती और निकाय संगत होता है। तो आप लिख देंगे यहां पर, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो ये था आपका
नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड के 5 पार्ट थे, उनको हम समझ चुके हैं कि कहां पर कौन सा निकाय संगत होगा और कौन सा असंगत होगा। तो ये चीजें हो गई यहाँ तक क्लियर। और इस वीडियो को हम रखते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन रह गए वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अन्य बच्चों के पास भेजें जो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।